मदन सिंह कसाना उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में से जिला मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट, जहां से पश्चिमी यूपी का अगर जिक्र हो और बाहुबल का जिक्र हो तो मदन सिंह कसाना उर्फ मदन भैया का नाम सबसे पहले आता है। और आज हम इन्हीं की बात करेंगे कि 2027 में क्या ये फिर एक बार विधायक बनेंगे। आरएलडी से आते हैं। इस वक्त आरएलडी बीजेपी के साथ गठबंधन में है। समीकरण क्या कहते हैं 27 को लेकर सब पर बात होगी। खतौली विधानसभा सीट को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। और क्या मदन सिंह कसाना इस बार फिर 2027 में अपना बाहुबल दिखा पाएंगे और 27 में यहां से सीट काबिज कर पाएंगे, इस पर विस्तार से बात होगी। नमस्कार, देख रहे हैं आप अनादि टीवी यूपी और मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। अनादि टीवी लगातार 403 विधानसभा सीटों पर जनता का सर्वेक्षण, आपका विधायक कैसा, इस सीरीज के तहत एक और नए एपिसोड में हम आज मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं। तो मदन सिंह कसाना क्या 2027 में फिर से आने वाले हैं? इस सवाल का जवाब आज हम इस एपिसोड के दौरान खोजने की कोशिश करेंगे। मदन भैया बनाम एनडीए की नई राजनीति पर भी बात करेंगे, चूंकि मदन जो हैं वो आरएलडी से आते हैं। लंबे समय से राजनीति का इन्होंने सफर तय किया है। एक बड़े नेता के तौर पर इनको माना जाता है। जब बाहुबल की बात आती है तो हम आमतौर पर पूर्वांचल का जिक्र करते हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी में भी एक अपना बाहुबल है, एक अपना दलबल है और वहां पर मदन सिंह कसाना आपको नजर आएंगे। खैर, खतौली विधानसभा का जिक्र करेंगे। सीट का परिचय एक बार देख लीजिए, फिर एमएलए प्रोफाइल की तरफ आते हैं। विधानसभा 15 है, मुजफ्फरनगर जिला है, लगभग 3,30,000 के पार यहाँ पर आबादी है वोटर्स की। ग्रामीण क्षेत्र 70 से 75% के आसपास है और लगभग बचा 20 से 25% के आसपास अर्ध शहरी आपको यहाँ पर स्थिति नजर आती है। अब मदन सिंह कसाना का क्या हिसाब किताब है उसको भी समझिए, मुख्य मुद्दे क्या हैं उसको समझिए। यहाँ पर गन्ना भुगतान से लेकर किसान संकट, बेरोजगारी तक बड़े मुद्दे यहाँ पर चर्चा में रहते हैं। साथ ही साथ सड़क, सिंचाई, आवारा पशु और जाति ध्रुवीकरण ये चर्चा बोलता है। खासकर जातीय ध्रुवीकरण यहाँ पर हमेशा देखने को मिलता है। इस सीट पर लगातार पिछले चुनावों में इसका असर भी देखने को मिला है। खैर, चुनावी इतिहास क्या रहा है इस सीट का, जरा एक बार वो देख लीजिए। बीएसपी यहाँ पर 2007 में जीती थी, उसके बाद से यहाँ पर समीकरण बदलते हैं। यहाँ पर आती है आरएलडी, चूंकि आरएलडी का एक गढ़ यह माना जाता है। आरएलडी आती है 2012 में जीतती है, लेकिन 17 में मोदी योगी लहर चली तो 2017 में सीधा बीजेपी के खाते में ये सीट आएगी। उसके बाद में 17 के बाद 22 आता है, 22 में भी यहाँ पर बीजेपी के खाते में ही सीट रहती है। हालांकि आरएलडी यहाँ पर बहुत कम मार्जिन से हारती है। आपको ये चीज बताते चले कि उस वक्त जब 2022 की हम चुनावों की बात कर रहे हैं विधानसभा की, तब आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन हुआ करता था। तब आरएलडी यहाँ पर लड़ी थी और आरएलडी यहाँ पर लगभग 84,000 के आसपास वोटों से जीती थी। हम आपको आगे पूरे आंकड़े भी दिखाते, लेकिन उसी 2022 में यहाँ पर समीकरण बदलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होता है बाइपोल इलेक्शन होता है 2022 में। क्यों? क्योंकि यहाँ जो बीजेपी के विधायक बने 2022 में चुनाव जीत कर आए, यानी कि विक्रम सैनी, उनके ऊपर कुछ आरोप लगे, उनकी सदस्यता रद्द हो गई। इसके बाद यहाँ पर बाइपोल फिर से दोबारा होता है। जब बाइपोल हुआ तो यहाँ पर आते हैं मदन सिंह कसाना। चूंकि आरएलडी और समाजवादी पार्टी एक साथ थे तो आरएलडी ने यहाँ पर अपना उम्मीदवार उतारा, मदन सिंह कसाना को भेजा। मदन सिंह कसाना आते हैं और वो आरएलडी की तरफ से यहाँ पर लड़ते हैं। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी ने उन्हीं विक्रम सैनी की पत्नी को, यानी कि उनकी जो पत्नी राजकुमारी सैनी, उनको यहाँ से टिकट दिया था। बीजेपी से वो लड़ी भी थी, लेकिन समीकरण बदल गए थे। क्या हुआ था वो हम आपको बताएंगे आगे। जहाँ पर मदन सिंह कसाना की सीट खाते या कह दीजिए इनके पाले में आती नजर आई थी और आरएलडी यहाँ पे जीत गई थी। खैर, दबदबा बरकरार रहा था। मदन सिंह हैं कौन, जरा इनका एक बार थोड़ा और प्रोफाइल देख लीजिए। एक बड़ा गुर्जर चेहरा माने जाते हैं। हम बात करेंगे अगर पश्चिमी यूपी की तो इनका नाम ज़्यादातर चर्चा में शुमार रहेगा। बाहुबल और थोड़ा सा दबंग टाइप के इनकी छवि है, दबंग नेता के रूप में इनको देखा जाता है। मुलायम सिंह यादव से खासतौर पर बड़े करीबी रिश्ते इनके रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के साथ में बहुत पुरानी इनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर अगर आप खोजेंगे तो बहुत आसानी से आपको मिलेंगी। यानी कि साफ तौर पर समाजवादी पार्टी से एक अच्छा इनका रिश्ता रहा है और उसका असर भी देखने को मिलता है। खैर, लेकिन अब चूंकि 2024 आते आते समीकरण बदल भी गए, उस पर भी आते हैं। तो दबंग नेता की छवि, मजबूत व्यक्तिगत नेटवर्क और किसान राजनीति से जुड़ाव मदन सिंह कसाना के साथ आपको नजर आता है। लेकिन राजनीतिक सफर की बात करें तो 1991 में पहली बार विधायक बने थे। 1991 में पहली बार विधायक बनते हैं और ये एक बार दो बार के नहीं बल्कि 5 बार के लगातार विधायक हैं। 1991 में विधायक बनने के बाद में खेकड़ा विधानसभा सीट से इन्होंने जीत दर्ज की। वहां पर निर्दलीय जनता दल, फिर समाजवादी पार्टी और फिर आरएलडी में
इन्होंने अलग अलग तरीके से राजनीति की है, अलग अलग तरीके की इन्होंने राजनीति देखी है। 2022 में जब बाईपोल होता है तब ये खतौली आते हैं, खतौली विधानसभा सीट पर ये जीत दर्ज करते हैं। वहां पर क्या स्थिति रहती है वो भी आपको बताते हैं। कुल 5 बार के विधायक होने के साथ में गुर्जर समाज में इनका बड़ा प्रभाव है। गुर्जर समाज के चूंकि बड़े नेता माने जाते हैं, मना की जैसा कि पहले ही बताया। और पश्चिमी यूपी की जब बात होगी तो गुर्जर, जाट, ये तमाम वोट बैंक जो है वो सरचर बोलता है। और आरएलडी का एक कहीं ना कहीं मजबूत स्ट्रेंथ वहां पर देखने को मिलती भी है। तो फिलहाल अभी आरएलडी जरूर बीजेपी के साथ है, गठबंधन में है। कई सीटों को लेकर लगातार चर्चा भी हो रही है, समीकरण मनाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि लगभग 35 से 40 सीटों पर आरएलडी जो है वो कहीं ना कहीं अपने पूरे उम्मीदवार उतारने की कोशिश कर रही है। बातचीत चल रही है, देखना होगा 27 तक क्या समीकरण बनते हैं। तो ये कुछ इनके मदन भैया या मदन सिंह कसाना की बात करेंगे तो इनकी ताकतें मजबूत जनसंपर्क, क्षेत्रीय पहचान, किसान राजनीति और व्यक्तिगत वोट बैंक, ये तमाम चीजें इनके साथ रहती हैं। अब इनकी चुनौतियां क्या रही उसको जरा समझिए। 2022 में क्या हुआ था। बीजेपी यहाँ पर 2022 में जब जीती तो यहाँ पर विक्रम सैनी जो बीजेपी के दावेदार थे, विधायक थे, वो यहाँ पर जीते थे, मैंने आपको पहले ही बताया। फिर चूंकि बाईपोल हुआ तब ये जीत गए। जब वो जीते तो 1 लाख वोटों से जीते थे, क्योंकि तब बीजेपी और आरएलडी अलग अलग दल थे, वो एक साथ गठबंधन नहीं था। और उसका असर देखने को मिला कि बीजेपी यहाँ पर जीत गई थी। उसके बाद में आरएलडी 84,306 वोट पाई थी, यानी कि जो आरएलडी के यहाँ पर जो है प्रत्याशी थे वो यहाँ पर 84,000 लगभग वोट पाए थे। 16,345 वोटों का यहाँ पर हिस्सेदारी देखने को मिली थी, मार्जिन देखने को मिला था। मोदी फैक्टर, योगी फैक्टर, हिंदुत्व और संगठन की शक्ति यहाँ पर बीजेपी के पाले में कहीं ना कहीं उनके साथ नजर आई थी और उसका असर यहाँ पर देखने को मिला था। चूंकि 22 में मोदी की लहर भी थी, योगी की भी लहर थी, उसके अलावा भी और समीकरण यहाँ पर काम किए थे। लेकिन जब उपचुनाव होता है तो मदन सिंह कसाना 97,139 वोट पाते हैं, चूंकि तब समाजवादी पार्टी आरएलडी की तरफ से इनको उतारा गया। आरएलडी ने इन पर विश्वास जताया, इनको भाई बुलाया गया खेकड़ा विधानसभा से, फिर यहाँ आए, खतौली में लड़े, बाईपोल में लड़े और 97,000 से ज्यादा वोट यहाँ पर ये पाते हैं। राजकुमारी सैनी वही हैं जो विक्रम सैनी विधायक बीजेपी की तरफ से बने तो 2022 में, उनकी पत्नी है। क्योंकि बाईपोल जब हुआ तो इन्हीं के ऊपर बीजेपी ने अपना भरोसा जताया और इनको उतारा, लेकिन हार गई। 74,996 वोट मिले, मार्जिन 22,143 वोटों का हुआ। आप एक बार समीकरण अगर देखें तो जो आरएलडी 2022 के चुनावों के दौरान 16,345 का मार्जिन दी थी, वही अब जीत दर्ज करते हैं मदन सिंह कसाना के आने के बाद, और यहां पर 22,143 वोट का वोट शेयर भी नजर आता है, यानी कि मार्जिन भी नजर आता है। खैर 22 विधानसभा चुनाव जो थे उसमें कहीं ना कहीं इनकी जीत के कारण जो है जाट वोट बैंक, मुस्लिम वोट, गुर्जर और किसान आंदोलन का असर, जाहिर तौर पे उसी दौरान किसान आंदोलन चल रहा था, कुछ हद तक लोग बीजेपी से नाराज भी नजर आ रहे थे, उसका असर भी देखने को मिला कि यहाँ पर मदन सिंह कसाना या खासतौर पर आरएलडी की सीट जो है वो निकलती है और इनके पाले में जाती है। खैर आगे बढ़ते हैं, 24 की बात कर लेते हैं। 2024 आते आते क्षेत्र के समीकरण बदल जाते हैं। जाहिर तौर पे ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ की राजनीति है, अलग अलग माहौल होता है, और जब केंद्र की बात करेंगे तब भी माहौल अलग हो जाता है। यहाँ की राजनीति की बात विस्तार से होती है। जब 2024 आया तो जातीय समीकरण बदले, तमाम समीकरण बदल गए। एनडीए के खाते में या एनडीए के साथ आरएलडी आ गई। जो आरएलडी 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी, वही अब उनसे टूटकर या उनसे हटकर सीधे बीजेपी के साथ आ जाती है। 2024 में लोकसभा चुनाव के समय ये समीकरण बदलते हैं। बदलाव क्या हुआ? आरएलडी एनडीए में आ गई है। इसका असर जाट वोट बैंक, कहीं ना कहीं जो आरएलडी का कोर वोट बैंक था वो एनडीए के साथ शिफ्ट हो गया और उसका असर भी देखने को मिला। और निश्चित तौर पे 2027 के चुनावों में भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जब तक हम ये बातचीत कर रहे हैं, अभी जो समीकरण है, अभी जो खबरें हैं, उसके आधार पे एनडीए या कह दीजिए बीजेपी और आरएलडी एक साथ ही हैं। हालांकि जयंत चौधरी लगातार इस चीज़ को लेकर कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो मन की सीटें हैं, जहां वो अपने दावेदारों या उम्मीदवारों को उतारना चाहते हैं, वहां पर बीजेपी के साथ किस तरीके से साठगांठ बैठता है, किस तरीके से पूरा सिस्टम बैठता है और वहां पर उम्मीदवार उनको उतारने की इजाज़त मिलती है, ये दिलचस्प होगा। कितनी सीटें मिलती हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल अब एनडीए में आरएलडी है, जाट वोट बैंक, बीजेपी संगठन, मोदी योगी फैक्टर और आरएलडी का कैडर वो कहीं ना कहीं अब
बीजेपी या एनडीए के पाले में आ गया और काम लगातार उसी आधार पे हो रहा है। तो खैर, जाति समीकरण को एक बार आपको बताते चले, 27 में यही सब काम करना है। जाति समीकरण की बात करेंगे, मुस्लिम यहाँ पर लगभग 25% के आसपास नजर आता है। बड़ा तबका है, बड़ी आबादी है मुस्लिमों की यहाँ पर। गुर्जर 12 से 15% के आसपास हैं। जाट भी 10 से 12% के आसपास नजर आएंगे। दलित 18% है। सैनी पाल कश्यप 12 से 15% के आसपास एक बड़ा आंकड़ा है। ब्राह्मण त्यागी वैश्य राजपूत भी 15 से 18 के आसपास में आते हैं। ये राउंड फिगर अगर आप माने तो ये आंकड़ा चलता है। मेन किंग मेकर की अगर हम बात करेंगे इस पूरी सीट पर, तो कहीं ना कहीं जाट, गुर्जर और मुस्लिम ही किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम इसलिए भी क्योंकि 25% सबसे बड़ा आंकड़ा मुस्लिमों का ही है यहाँ पर, और बाकी जाट, गुर्जर जो कि बाहुल्य सीट है ही, तो वो भी कहीं ना कहीं बड़ा किंग मेकर का रोल यहाँ पर अदा करते हैं। खैर, आगे बढ़ते हुए किसके साथ कौन है इस समय, चूंकि समीकरण बदल चुके हैं। 22 से अब तक बहुत कुछ बदल गया, समीकरण बदल गए। जो आरएलडी कभी समाजवादी पार्टी के साथ थी, वो अब बीजेपी के साथ है, वो एनडीए के खाते में, एनडीए के गठबंधन दल के तौर पे नजर आती है। तो अभी एनडीए के पास क्या है, अब हम एनडीए वर्सेस समाजवादी पार्टी बात करें, या आरएलडी वर्सेस समाजवादी पार्टी भी आप बात कर सकते हैं। एनडीए के पास जाट हैं, सैनी है, गैर यादव ओबीसी है और अन्य जातियां हैं, ऊपरी जातियां हैं, सवर्ण वोटर्स हैं, लाभार्थी वर्ग है, महिला वर्ग इनके साथ में। महिलाओं का जो रुख है या रुझान है, वो कहीं ना कहीं तमाम जो योजनाएं चल रही हैं उसकी वजह से एनडीए के तरफ झुकता हुआ नजर आता है। समाजवादी पार्टी के पास क्या है, समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम है, यादव है और कुछ हद तक दलित वोट बैंक है। दलित वोट बैंक स्प्लिट भी होगा, बीएसपी में जा सकता है कुछ हद तक, जो कोर वोट उनका होगा वो बीएसपी में जाएगा, बाकी समाजवादी पार्टी में स्प्लिट होगा। तो ये स्थिति फिलहाल अभी की बनी जरूर हुई है। विकास रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, 6 में 10, 6 में 10, 7 में 10, 5 में 10 और रोजगार को लेकर 4 में 10 आंकड़ा अभी का यही है। अब हिडन फैक्टर्स इस सीट को लेकर क्या है, एक बार ये समझ लीजिए। एनडीए आरएलडी का गठबंधन यहाँ पर नजर आ रहा है। किसान राजनीति है, गन्ना भुगतान, मुस्लिम मतदान, युवा बेरोजगारी, बागी उम्मीदवारी और ये तमाम चीजें यहाँ पर मुख्य रूप से नजर आती हैं। अब ये चीजें कितना काम कर पाएंगी, कितना असर 27 के चुनावों पर देखने को मिलेगा, ये जरूर दिलचस्प होगा देखना। फिलहाल आगे स्ट्रेंथ्स क्या है मदन सिंह कसाना की, गुर्जर चेहरा, मजबूत नेटवर्क और व्यक्तिगत पकड़, ये इनकी स्ट्रेंथ जरूर है। लेकिन वीकनेस भी है, एक कहीं ना कहीं कमी भी है, खामियां भी हैं, विवादित छवि है। चूंकि मैंने शुरुआत में बताया, बाहुबल दलबल को लेकर ही जाने जाते हैं, थोड़ा दबंग टाइप के नेता नगरी में ये रहते हैं, तो इसलिए थोड़ी विवादित छवि इनकी बनी हुई है। थोड़ा सा मुकदमे हैं, कुछ विकास को लेकर सवाल इनके ऊपर खड़े होते हैं। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रही हैं। अब इसका असर 27 में कितना पड़ेगा, दोबारा ये टिकट पाएंगे, दोबारा ये जीतेंगे। हालांकि एक बड़े नेता के तौर पर इनको देखा जाता है, तो टिकट को लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं इनके पक्ष में नज़र आती है स्थिति। लेकिन जीत किस हद तक होगी ये तो वक्त बताएगा, या फिर ये आते भी हैं या नहीं। आरएलडी का और बीजेपी का, खासतौर पर एनडीए की बात करें तो समीकरण क्या बैठता है वो देखना होगा। अभी फिलहाल 27 का चुनावी अनुमान क्या कहता है, तमाम जो सर्वे चल रहे हैं, अनादि टीवी लगातार जो सर्वे कर रहा है उसके आधार पर अगर हम बात करें तो फिलहाल अभी स्थिति के आधार पे 48 से 55 के आसपास एनडीए, समाजवादी पार्टी 32 से 38 के आसपास है, बीएसपी 5 से 10 और अदर्स 2 से 5%। हालांकि एक बात हम क्लियर कर दें कि ये जो समीकरण या ये जो आंकड़े अभी स्थिति चल रही है ये बदल भी सकती है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है, चुनाव है, वो भी विधानसभा का है, समीकरण बदलते रहते हैं। आगे क्या होगा हम बात जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल एक सवाल जरूर है कि क्या मदन भैया फिर एक बार 2027 में जीतने वाले हैं। गुर्जर वोट बैंक, जाट समर्थन और साथ ही साथ बात करें व्यक्तिगत पकड़ की, एनडीए का फायदा, बीजेपी का संगठन और पहचान, ये कितना काम करती है, कितना कारगर साबित होती है, ये दिलचस्प होगा देखना 27 में क्या होगा। आपके लिए सवाल छोड़ के हम जा रहे हैं, क्या ये जो तमाम चुनौतियों की हम बात कर रहे हैं, मुस्लिम ध्रुवीकरण, किसान असंतोष और स्थानीय एंटी इनकम्बेंसी, ये काम कर पाएगी, क्या इनके खिलाफ ये जा पाएगी, क्या इसका असर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को या विपक्ष को मिलेगा, इस पर भी आप हमें अपनी राय दीजिएगा। और अंत में एक सवाल छोड़ते जा रहे हैं आपके लिए कि क्या मदन सिंह फिर एक बार जीतने वाले हैं 2027 में। आरएलडी और बीजेपी के बीच में जो तमाम सीटों को लेकर जयंत चौधरी लगातार जो बातचीत चल रही है उसमें क्या होगा, कितना असर आएगा, कितनी सीटें होंगी, सब कुछ पे आपको क्या लगता है, आप हमें अपनी राय दीजिए। इनको लेकर क्या सोचते हैं वो भी बताइए, और किस विधानसभा सीट से देख रहे हैं वो भी बताइए, वहां के मौजूदा विधायक को लेकर क्या सोचते हैं वो भी बताइए। हम अगली विधानसभा सीट पर, हो सकता है आप ही की विधानसभा सीट पर बात करें अगले एपिसोड में। मुझे दीजिए अभी के लिए इजाजत, मैं था आपके साथ स्पर्श सिन्हा। देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। शुक्रिया।